किसानों की, गरीबों की लड़ाई है, वंचितों की लड़ाई है, उसको लड़ने का काम किया है। कोई भी आदमी ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि वीरेंद्र चौधरी कहीं गैर हाजिर था। इन 30 सालों में ये सादावाद की हर समस्या को, हर जन समस्या को प्रमुखता से उठाने का काम किया है। इसलिए हमारा राजनीति की तरफ रुझान था और 1996 में पहली बार राष्ट्रीय लोकदल ने, उस समय भारतीय किसान कामगार पार्टी नाम था, उसके नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें टिकट देने का काम किया। जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद पार्टी का प्रदेश का महामंत्री रहा, बाद में प्रदेश का महामंत्री रहा। और हमने जब से चुनाव लड़ा, लगभग 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों में सादाबाद में लगातार हमारी भागीदारी सुनिश्चित रही है। चाहे 2 बार हमारी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, वो उस समय पे अलीगढ़ मंडल नहीं था, आगरा मंडल में सार्वत्रिक मतों से 18,000 वोटों से जीती दोनों बार। इससे जो चुनाव आ रहा है 2027 में, उसमें हम चाहते हैं कि हमें पार्टी टिकट दे और हम यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ें। राम राम, मैं भूपेंद्र सिंह और आज मैं हूँ बिशावर या फिर ऐसे कहें सादाबाद के एक मजबूत नेता जिनका नाम है गिरिंद्र चौधरी, जो बहुत लंबे समय से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाने को लेकर के, और वो स्वयं यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। अब चूंकि उनका एक बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं आज उनसे विस्तार से जानूंगा, बहुत सारी रणनीतियों पे बात करूंगा, बहुत सारी यहाँ के इश्यूज हैं उन पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं गिरिंदर जी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे पहले हम शुरुआत आपसे ही करते हैं कि वास्तव में गिरिंद्र चौधरी जी कौन है और कैसा उनका बचपन रहा और शुरुआती जीवन आपका कैसा रहा। देखिए, सादाबाद विधानसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है और अलीगढ़ मंडल की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है बिसावर। लगभग इसमें 16,000 वोट हैं। बिसावर गांव में ही हमारा जन्म हुआ और वहीं से हमने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बिसावर से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मथुरा और दूसरी अन्य जगहों पर गए और हमने बाद में वहाँ जो राजा महेंद्र प्रताप के नाम जो कॉलेज है पीएमबी पॉलिटेक्निक, उसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग में प्रवक्ता के पद पर भी मैंने कार्य किया। और उसके बाद बचपन से ही हमारा राजनीति की तरफ रुझान था और 1996 में पहली बार राष्ट्रीय लोकदल ने, उस समय भारतीय किसान कामगार पार्टी नाम था, उसके नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें टिकट देने का काम किया और हम मजबूती के साथ सादाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़े और हम उसके बाद उसमें सफलता नहीं मिली हमें। दूसरी बार फिर लड़े चुनाव हम, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद परमानेंट 2 बार हमारी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी। वो उस समय पे अलीगढ़ मंडल नहीं था, आगरा मंडल में सार्वत्रिक मतों से 8,000 वोटों से जीती दोनों बार। फिर हमारी पत्नी अभी इससे पिछले वाले चुनाव में सादाबाद से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी और वो एक तरफा चुनाव हमारी पत्नी वहाँ से निर्विरोध से जीती। और ये पिछले जब मैं पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं लोकदल का, हमारी सादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी मथुरा ज़िले में थी, मैं उसका पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी का प्रदेश का महामंत्री रहा, बाद में प्रदेश का महामंत्री रहा। और हमने जब से चुनाव लड़ा लगभग 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों में सादाबाद में लगातार हमारी भागीदारी सुनिश्चित रही है। चाहे कोई आंदोलन रहा हो, चाहे किसी भी समस्या को लेकर रहा हो, चाहे कोई शादी विवाह रहे हों, चाहे कोई इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें रहा हो, कोई भी आदमी ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि गिरिंद्र चौधरी कहीं गैर हाजिर था। इन 30 सालों में हमने सादाबाद की हर समस्या को, हर जन समस्या को प्रमुखता से उठाने का काम किया है और जो किसानों की, गरीबों की लड़ाई है, वंचितों की लड़ाई है, उसको लड़ने का काम किया है। और हम अब इससे जो चुनाव आ रहा है 2027 में, उसमें हम चाहते हैं कि हमें पार्टी टिकट दे और हम यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि गिरिंद्र चौधरी संघर्षशील नेता है, गिरिंद्र चौधरी अधिकारियों से काम निकलवाना जानता है, कैसे काम निकाले जाते हैं। और कहीं कोई किसी भी तरह का जो है काम लोगों के रहते हैं, जैसे किसी अधिकारी से काम है, किसी और कोई काम है, कभी कोई हमारे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटा। हमने सदैव कोशिश की कि उनकी समस्या का समाधान हो और पार्टी स्तर पे भी जो भी पार्टी निर्देश करती है, अभी जैसे गोकुला जाट की जयंती हुई, उससे पहले जो भी कार्यक्रम सादाबाद में हुए हैं, सादाबाद से अलग हुए हैं,
हमेशा हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जो पार्टी का निर्देश हुआ है दिल्ली से और यहाँ से, उस निर्देश का 100% पालन करने का काम हमने किया है। इसी संदर्भ में हम जो है, देखिए, सादाबाद प्रमुख रूप से मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं, या किसान रहते हैं ज़्यादातर, और किसान रहते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो आलू की खेती होती है। और पिछले कुछ साल में आलू किसान जो है बहुत बुरी तरह से आलू की फसल को लेकर परेशान रहा है, और बराबर डिमांड होती रही है कि आलू की भी खरीद हो, एक नियत मूल्य हो, जिससे किसान को कभी ज़्यादा हानि का न हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अभी आदरणीय जयंत जी आए थे आगरा एक डेढ़ महीने पहले, तो उन्होंने कुछ एक प्रोजेक्ट वो आलू से रिलेटेड लगा रहे हैं आगरा में, उसके लिए ज़मीन वमीन भी देख ली गई है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि आलू किसानों को रियायत देते हुए, चाहे तो कोल्ड स्टोरेज में जिन लोगों का आलू रखा है उनको कोल्ड स्टोरेजों को रियायत दें कि वो भाड़ा न लें उनसे, या इस तरह की कोई पॉलिसी सरकार नियत करे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में कमी करे, जिससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। और जो किसान आज आलू का किसान पीड़ित है, आलू का किसान सड़क पे है, इवन किसानों की इतनी बुरी स्थिति है आलू किसानों की कि वो अपनी ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर है। तो इन परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा मैं कि वो भी इस समस्या का समाधान देखें। आलू के बारे में वैसे उन्होंने कई बार प्रेस किया है, और हम जो है इतना ही कर सकते हैं कि किसी पे कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते कि इसने क्या किया, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, सादाबाद आज की परिस्थितियों में भी इतना महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रहा है कि बताते हैं, कभी आदरणीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी मुल्क की, उन्होंने उड़ीसा की जनसभा में कहा था बहुत पहले, 50 साल पहले, कि सादाबाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 5000 मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ हर बार मुसलमान एमएलए बनता है। यहाँ से कम 6 बार मुसलमान एमएलए बना। 2 बार लोकदल से छाबी मियाँ जीते, एक हमारे समय में जावेद मियाँ जीते, 3 या 4 बार उनके फादर एमएलए रहे, मंत्री रहे। तो 6 या 7 बार यहाँ से मुसलमान एमएलए बनाए। अब मुसलमानों के 10-15 हज़ार वोट हैं, उस समय 5000 वोट होंगे 1952 में और 57 में। तो ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई आदमी न विभाजित है न राजनीति करता है। और ये सदैव से मैं आपको कहूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का, जब से हम बड़े हो रहे हैं और राजनीति को देख रहे हैं पिछले 40-50 सालों में, ये चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है। इसे सादाबाद विधानसभा को चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र माना जाता है कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जिस आदमी को टिकट देते हैं या जिसको चुनाव लड़ाते हैं वो जीतने का काम करता है। और उसके चौधरी साहब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी राजनीति में आए, और अजीत सिंह ने भी जिसको लड़ाने का काम किया वो आदमी यहाँ से चुनाव जीता। और आज भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आगरा और अलीगढ़ दोनों मंडलों में राष्ट्रीय लोकदल का सिर्फ एक एमएलए है, और वो सादाबाद से एमएलए है। अलीगढ़ और आगरा मंडल में लोकदल का एक एमएलए है, और वो सिर्फ सादाबाद से एमएलए है। तो इससे पता चल सकता है कि सादाबाद किसान राजनीति में कितना महत्व रखता है, और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के परिवार के प्रति उसकी कितनी आस्था है। इसी क्रम में हम सिर्फ ये अनुरोध, देखिए, क्षेत्र के लोगों के पास जाएंगे, आज क्षेत्र का आदमी पीड़ित है, उसकी जन सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का तहसील हो, एसडीएम का कार्यालय हो, बिजली का कार्यालय हो, चकबंदी का कार्यालय हो, बीट ब्लॉक का कार्यालय हो, जितने भी कार्यालय हैं सारे में सब अंदरगिर्दी फैली हुई है। और लोग जो है इस बात के लिए परेशान हैं, कहीं जाओ पुलिस, सबसे ज़्यादा पुलिस बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस तरह का यहाँ जो राजनीति, जो उत्तरदायित्व है, जो एमएलए है या एमपी है, वो इस तरह के लोग बनने चाहिए जिनका ब्यूरोक्रेसी पे, जिन पर अधिकारियों पे नियंत्रण हो, और जो अधिकारियों को जानते हों कि अधिकारी कैसे सही होते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर सादाबाद की जनता ने और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं निश्चित रूप से सादाबाद के 2027 के समर में कूदूँगा, और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे भी। और चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ की जन समस्याएँ, चाहे आलू की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे और बहुत सारी समस्याएँ, सादाबाद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, हम निश्चित रूप से अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कार्यक्षमता से उन सारी समस्याओं को बिंदुवार निपटाने का काम करेंगे। और सादाबाद के लोग कहेंगे कि 1952 से लेकर पहली बार एक ऐसा एमएलए बना है
जो लोगों के दुख दर्द में काम आता है, लोगों के साथ भागीदारी करता है, और किसी भी तरह की समस्या इस सादाबाद में नहीं रहेगी, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। अब चूंकि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कैमरे के सामने कहा है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी क्षेत्र में? देखिए, तैयारी परमानेंट हमारे जैसे सादाबाद ब्लॉक है, सादाबाद ब्लॉक के हम रहने वाले हैं, दूसरा सहपो ब्लॉक है, कुछ मुड़सान ब्लॉक का आधा सा हिस्सा आता है, तो तीनों ब्लॉक में कंटिन्यूएशन, ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस पे हम न गए हों, ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें न गए हों, ऐसा कोई पूरे जैसे हमारी 58 ग्राम पंचायत सादाबाद ब्लॉक में है, और 50 ग्राम पंचायत सहपो ब्लॉक में है, और 50-52 मुड़सान की ग्राम पंचायतें हमारे सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। 4 से कुछ बूथ हैं यहाँ, तो ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस पे हम न गए हों पिछले 10 सालों में, और हर बूथ पे हमारा आदमी है, और हर बूथ पे राष्ट्रीय लोकदल का आदमी है, और पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, किसी को भी टिकट मिले बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लगी। और ये भी बता दूं, खैर ये हाईकमान का काम है, मेरा काम नहीं है, कि क्योंकि हमारा सिटिंग एमएलए यहाँ से है, तो ये भी माना जा रहा है, सब लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन होगा उसमें ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। ऐसा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पर ये राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि हमारी सिटिंग सीट है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सादाबाद की सीट पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं। तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल जिसे भी आशीर्वाद देगा, हमारे नेता जिसे भी लड़ाएंगे, वो निश्चित रूप से सादाबाद से जीतने का काम करेगा, और सादाबाद से प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा, और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेगा। जी, अब चूंकि बात चुनाव की चली रही है, तो अब यहाँ पे 3 पार्टियां मैदान में मुख्य रूप से दिख रही हैं, बसपा, सपा और ये गठबंधन। तो कैसी फाइट आपको दिखती है आगे आने वाले समय में? देखिए, 3 पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, या मुख्य जो पार्टी हैं जिनका पिछले 4-5 चुनावों से विधानसभा में टक्कर होती रही है, वो रही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। इन दोनों पार्टियों की टक्कर थी, अब इनका गठबंधन हो गया है। तो इस गठबंधन में जो दूसरी और तीसरी और चौथे नंबर की जो पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ है, उसमें लगभग 30-32 हज़ार वोट मिलने का काम हुआ है। कैंडिडेट जीता है 1,06,000 वोटों पे, जो जीता है आदमी उसके 1 लाख से ऊपर वोट आए। तो कहाँ 32,000 और कहाँ 1 लाख, कुछ 3 गुने वोट हो गई। तो 3 गुने वोटों को कवर करना मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबल है। कोई बसपा ने इतनी तरक्की कर ली है, बसपा ने इतना कोई काम विधानसभा में किया है, बसपा के वही पुराने कैंडिडेट हैं, वो हो सकता है 30-32 या 34 हो जाए, 35 हो जाए, उससे ज़्यादा बसपा कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 35 को क्रॉस नहीं कर सकती। अब रही समाजवादी पार्टी की बात, मैं किसी प्रत्याशी का व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करना चाहता, पर एक बार यहाँ से देवेंद्र अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के घोषित कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से एमएलए रहे 2012 में। जब 2012 में एमएलए रहे तो उनके बारे में एक था कि यहाँ का एक मंत्री थे, वो बराबर उनको प्रतापित कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि इसके साथ सहानुभूति है, तो सारे कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें जिताने के लिए काम किया। और उसके बाद जब 2022 का चुनाव आया, 2017 का चुनाव आया, तो 17 के चुनाव में उनको मात्र 26,000 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे, देवेंद्र अग्रवाल। तो ये कहना लोगों का कि वो जीते थे 2012 में, 2012 के बाद 17 में चुनाव हुआ और 17 के चुनाव में उनको मात्र 26,000 वोट मिले, वो चौथे नंबर पे आए। पहले नंबर पर राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी थी, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल था, तीसरे नंबर पर वो भाजपा थी, और चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो गुब्बारा था वो फूट चुका है, लोगों ने देख लिया है, उनका कोई उनमें करंट नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो किया है, 5 साल वो एमएलए रहे, अब उनकी संपत्ति, उनके कारनामे, उनका तेल, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो, उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, 5 साल में कितनी मतलब संपत्ति अर्जित करने का काम उन्होंने किया है। मुझे नहीं लगता उनके प्रति क्षेत्र में कोई सहानुभूति है, उन्होंने कोई ऐसा पिछले 5-10 साल में काम किया है। 17 थे 27 है, 10 साल में ऐसा कोई काम किया है जिससे जनता का कोई भी झुकाव उनकी तरफ हो। और वो 26,000 वोट ही समाजवादी पार्टी के यहाँ हैं, 26 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वोट सादाबाद में समाजवादी पार्टी का कभी नहीं रहा। एक बार वो जनता की वो मान लीजिए, चाहे कैसे ही मान लो, 2012 में एक बार एमएलए जीत गए, न 1952 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी का आदमी कोई जीता, और न भविष्य में कोई जीतने की संभावना है इस सीट। अब पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टी है,
वो अपना प्रत्याशी लड़ा रही है और उनकी टिकट पे भी डिस्प्यूट है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी टिकट फाइनल नहीं हुई, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं, तो क्षेत्र में भी लोग बोल रहे होंगे, अखिलेश जी के पास भी ये इनपुट जा रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो क्या पार्टी इनको टिकट देकर रिस्क लेना चाहेगी सर? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर कोई टिप्पणी ना हमें करनी चाहिए और ना हमें इसके बारे में कोई नॉलेज है जी। ये आंतरिक पर। लेकिन ना जो न्यूज़पेपर्स और जो आपका मीडिया है, इनमें जो सारी चीज़ें आ रही हैं छन छन के, जो हम पढ़ते रहते हैं, आप भी देखते रहते होंगे, उनमें सिर्फ यही आ रहा है कि टिकट के बारे में विचार कर रहा है। कई लोग और घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब जो है उनकी टिकट फाइनल नहीं है और हम जो है हम भी कैंडिडेट हैं। अब किसी का नाम मतलब कोई एक गोकुल यहाँ से बलदेव के पास के हैं, कोई सत्येंद्र चौधरी हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो हैं, और भी कई मुड़सान के हमारे चेयरमैन हैं देशराज सिंह जी, वो भी अभी कल परसों उन्होंने भी डाला है। तो और जो समाजवादी पार्टी का जो वो करवाया है, दैनिक भास्कर ने सर्वे कराया है, उसमें भी ये कैंडिडेट थे। तो अब वो पार्टी, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। अखिलेश जी किसको लड़ाएंगे, कौन लड़ेगा, ये भविष्य के गर्त में है। और जो भी लड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि टिकट चेंज हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी या बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का फिक्स वोट है, उसमें कैंडिडेट चेंज होने से 2-4-5 हज़ार वोट इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कहीं कोई आगे ज़्यादा आगे पीछे की संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी सादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से 2027 में लिख लो कोरे कागज़ पे 30,000 वोटों को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक ये भी तो संभावना है, चूंकि सादाबाद विधानसभा में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जाट वोट हैं, क्या समाजवादी पार्टी यदि किसी जाट कैंडिडेट को टिकट दे देती है तो संभावना है यहाँ से जीतने की? देखिए, यहाँ की वैसे हम राष्ट्रीय लोकदल जाति की बात नहीं करता जी। और न हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, आदरणीय अजीत सिंह जी, जयंत जी कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं करते। और उन्होंने जब एक मंत्री उनका बनाया है तो हमारा SC दलित समाज से बनवाने का काम किया है। पर उसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है, और ये पिछले इतिहास को आप खा लेंगे, उठा के देखेंगे, तो यहाँ का जो जाट कम्युनिटी है, जो 1 लाख आप बता रहे हैं, ये हमेशा से बेसिकली किसान है जी। और किसान होने के साथ साथ ये चौधरी चरण सिंह का अंधभक्त रहा है सादाबाद का किसान। चौधरी चरण सिंह ने यहाँ से, अब आपकी उम्र कम है अभी, श्रीदेव चौधरी चरण सिंह जी ने 1977 में जो जनता पार्टी की लहर थी, तो यहाँ ब्राह्मण समाज के आदमी को लड़ाने का काम किया यहाँ से। और कांग्रेस ने उस समय पर, बीजेपी कमजोर थी, कांग्रेस ने जाट को लड़ाने का काम किया। बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे, समदपुर के ओंकार सिंह जी, सैफुल से ब्लॉक प्रमुख थे वो। आप यकीन करिए और उठाइए, उस समय पर आधे वोट भी नहीं होंगे 77 में। हुकमचंद तिवारी 15,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव जीते। और जाट जो बड़ा प्रतिष्ठित था, किसी भी जाट समाज के लोगों ने, जो बेसिकली किसान हैं, किसी ने भी ओंकार सिंह जी को वोट देने का काम नहीं किया। तो इन जो यहाँ के जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका फोकस चौधरी चरण सिंह की पार्टी है जी। उनका जाति के आधार पर डिवीजन नहीं। और एक और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, हमारी भी उससे पहले, शुद्ध से पहले की बात है। 74 जब भारतीय क्रांति दल था, जिसके नेता चौधरी चरण सिंह थे, उस भारतीय क्रांति दल ने सादाबाद से एक यादव को टिकट देने का काम किया। उस समय पे यादव ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4,000 होंगे, रामप्रकाश यादव। और आप इसको उठा लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि रामप्रकाश यादव उस समय पे 74 में, 74 का मतलब है आज से 52 साल पहले, 22,000 वोटों से जीते। और उत्तर प्रदेश में उनकी तीसरी जीत थी। उत्तर प्रदेश में उनकी तीसरी जीत थी। सबसे पहले ज़्यादा वोटों से चौधरी चरण सिंह छपरौली से जीते। दूसरे पे नंबर पे जो मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा, वो किसी इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी जीते। और तीसरे नंबर पर रामप्रकाश यादव जीते 22,000 वोटों से। 22,000 को आज मान लीजिए वोटों की दृष्टि से कम से कम 80,000 वोट, 3 या 4 गुने वोट बढ़ गए होंगे। उस समय पे 1 लाख से कम वोट थे 74 में, आज 4 लाख से ऊपर वोट हैं। तो ये सादाबाद, और उस समय पे भी ऐसा नहीं है कि जो 74 में लड़े थे, उस समय पे भी बहुत बड़े बड़े लोग लड़े होंगे, तो उनको जिताने का काम किया। तो यहाँ जो है, जब जब एक आध कभी रेयर कोई, जैसे मान लो कि जी टिकट दे दी आदमी को, उसकी यहाँ पे छवि बहुत ख़राब है, ऐसा हुआ है एक आध बार। भाई एक आध जैसे कैंडिडेट किसी को टिकट दे दिया चौधरी अजीत सिंह जी ने, अब मालूम पड़ी पब्लिक उससे खुश नहीं थी यहाँ, तो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी नहीं हारी, वो कैंडिडेट हारा। और वो सबको पता है, 2012 में राष्ट्रीय लोकदल यहाँ तीसरे नंबर पर रहा। तो तीसरे नंबर पे जो समाजवादी पार्टी जीती, जाट समाज के बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। 12 में लोकदल से कौन था? तो कोई हो, नाम मत पूछिए, कोई था, पर लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे।
और तीसरे नंबर पर रहने के बाद जो है उन्होंने जो है वो सिर्फ आप किसी से भी पूरे क्षेत्र में जांच कर लीजिए, वो कैंडिडेट हारा, राष्ट्रीय लोकदल नहीं हारा था। राष्ट्रीय लोकदल की टिकट कभी दूसरे आदमी पे होती तो निश्चित रूप से 2012 का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल ही जीतता। मतलब लोग, अच्छा ये सारी बात करते करते मुझे एक चीज़ और ध्यान आ गई, जब बात कैंडिडेट की और पार्टी की हो रही है तो देखो हर जो सिटिंग होता है उसके पीछे लोगों की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लोग निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत कहने लग जाते हैं। तो क्या इस बार पार्टी और लोगों का क्या मूड है, क्योंकि लोग तरह तरह के उनके विचार हैं, आपको क्या यहाँ परिस्थितियाँ? देखिए, पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये निश्चित रूप से सत्य है, इसमें कोई फंडवट की स्थिति नहीं है कि जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं वो बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं जी, ठीक है ना। इसमें कोई फंडवट की स्थिति नहीं है। कोई उनका विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि वो बेईमान है, उनका कोई विरोधी ये नहीं कह सकता वो सज्जन है, सबका सम्मान करते हैं। अब थोड़ा बहुत जब आदमी एमएलए रह लेता है, गांव में प्रधान हो जाता है, तो उसका निश्चित रूप से विरोध हो जाता है। सबको आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। नहीं कर। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं, तो कभी भी 200 एमएलए से ऊपर और को तो 150 200 कभी उससे दोबारा कंटिन्यू नहीं करते। चुनाव 400 में 403 ही लड़ते, 2-4 नहीं लड़ते होंगे, चाहे कोई किसी पार्टी से लड़े। जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें आधे भी दोबारा नहीं जीतते। उसके पीछे कारण सिर्फ जो आप कह रहे हैं एंटी कम्बेंसी है। सिर्फ जो है जो आदमी एमएलए रहता है, अब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कामों के लिए आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा वो बिजनेस के क्षेत्र से आए हैं जी, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस करते थे वो, तो बिजनेस के थोड़ा सा उनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा सज्जनता का दृष्टिकोण है। जी, और जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी हैं, पुलिस है, ये एक्चुअली सज्जनता में यकीन नहीं करती। बिल्कुल। इनके लिए जो पॉलिटिकल आदमी है वो तो वैसा होना चाहिए मजबूत, जो इनको इनकी भाषा में समझा सके। बिल्कुल। इस मामले में थोड़ा सा विधायक जी कमज़ोर हैं। बाकी उनकी कोई कमी नहीं है, कोई 5 साल में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई 5 साल में उन पर जो है किसी पब्लिक के आदमी से उन्होंने कुछ गलत भी बोला हुआ, ऐसा कोई आरोप नहीं है उन पर। और वो पूर्णतः सज्जन आदमी हैं और आज भी केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके बड़े विश्वास पात्र हैं। और बाकी तो अब देखो, अब एक साल से भी कम का समय रह गया है। अब पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या करती है, तो पार्टी बताएगी। बिल्कुल सही बात। आपने बड़ा चीज़ें खुल के बताई कि समाजवादी पार्टी क्या स्थिति है, बीएसपी की क्या स्थिति है। चूँकि आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, तो एक चीज़ और मेरे मन में आती है कि आप आज की स्थिति देखो और जब आपने चुनाव लड़ा था तब की स्थिति, तो क्या क्या चीज़ें आपको परिवर्तन नज़र आता है, क्या मुद्दे नज़र आते हैं, क्या नई चीज़ें आपको अब दिखती हैं? उस समय के क्या मुद्दे थे, आज के क्या मुद्दे हैं, उस समय लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते थे, आज कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? देखिए, ऐसा है, हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं। बिल्कुल। और जो मैंने पहला चुनाव लड़ा था 30 साल पहले राष्ट्रीय लोकदल से, तो उस समय पे ये आपका जो मीडिया है सिर्फ न्यूज़पेपर थे। न्यूज़पेपरों पे ऐड देते थे, न्यूज़पेपरों में निकलता था। बाकी जो आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, इस तरह का जो मीडिया था कुछ भी नहीं था जी, तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, आज की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी, और समय के साथ समाज बदलता है। आज से आप 40 साल पहले चले जाओ तो गांवों में एक भी 4 व्हीलर्स नहीं हुआ करता था। नहीं था। एसी क्या, गांवों में पंखे नहीं हुआ करते थे। और आज चले जाओ, हमारे गांव बिसावर है, कम से कम होंगे 500 एसी। सही बात है। तो परिस्थितियाँ बदली हैं और समय के साथ समाज को बदलना चाहिए, समय के साथ पॉलिटिकल लोगों को बदलना चाहिए, समाज के साथ समय के साथ समाज को बदलना चाहिए। अगर जो नहीं बदलते हैं वो कूड़ेदान में चले जाते हैं। जो परिस्थितियाँ हैं आज, जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल उस समय पे एक पॉलिटिक्स में बड़ी वफादारी बहुत महत्वपूर्ण थी। कोई आदमी जिस राजनीति में उसने पूरे जीवन पर्यंत आते 40 साल पहले 30 साल पहले जो आदमी कांग्रेस में पैदा हुआ, कांग्रेस में ही एक्सपायर हो गया, मर गया। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के साथ आया, अब मालूम पड़ी कि एमएलए कब पार्टी बदल दे, एमपी कब पार्टी बदल दें, कौन क्या हो जाए। आप सारे प्रदेशों में देख रहे हो, जहाँ जहाँ हो रहा है सत्ता का जो कुछ चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। उसमें कोई एक पार्टी आपको, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, लोकदल जिम्मेदार है, सपा जिम्मेदार है, बसपा कोई जिम्मेदार नहीं। समाज की परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। जैसा जनता चाहती है पॉलिटिकल लोग वही काम करते हैं। अच्छा, एक तो आपने चीज़ बताई कि यहाँ पर लोग लोकदल को, या ऐसे कहें कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को वोट देते हैं।
कुछ यहाँ पर लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ के लोकल मुद्दे हैं जो इन्फ्लुएंस में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऊपर से चीज़ों पर प्रभावित नहीं होते, लोकल मुद्दों से प्रभावित होते। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के क्या लोकल मुद्दे हैं जिनसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? देखिए, लोकल मुद्दे जो देश, कुछ लोकल मुद्दे जो देश के मुद्दे हैं, जी जैसे महंगाई है, जी महंगाई पूरे देश में, प्रदेश में तो सादाबाद में भी है। जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी देश में भी है, प्रदेश में भी है, सादाबाद में भी है। बिल्कुल। और उसके अलावा और सारी समस्याएं जो हैं, जैसे अब तेल के दाम हैं, गैस है, ये अब स्थानीय जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय पे ये हैं। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तो यहाँ पे कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। सादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ से अब तो एक हाईवे इधर निकल रहा है, एक हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे इधर जा रहा है, बरेली वाला हाईवे है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। सादाबाद में विधानसभा में ग्राम पंचायत में पिछले 1 महीने में कम से कम 10 से 9 जवान लड़के एक्सीडेंट से एक्सपायर हुए हैं। तो ट्रामा सेंटर की डिमांड बहुत पुरानी है यहाँ, और अभी चर्चा चल भी रही थी कि मेडिकल कॉलेज बनना है, तो उसे बता रहे हैं कि वहाँ पे सिकंदर राव के आसपास बना रहे हैं, तो उससे सादाबाद को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक तो यहाँ बड़े अस्पताल की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे बड़ा अस्पताल हो। दूसरा, सबसे जो ज्वलंत समस्या है यहाँ की, वो आलू की समस्या है जी। और देखिए, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह का एक आध बार हमें भी बच्चे थे, हम भाषण सुनने का काम कई बार उनके भाषण देखे हैं हमने। वो कहते थे कि हिंदुस्तान 80% 75% हिंदुस्तान कृषि पर आधारित है। जी। अगर किसान मजबूत होगा, किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तो समाज का हर तबका सब होगा। उसके पीछे जो उनका प्रिंसिपल था वो था, जैसे किसान है 70-80%, उसकी अगर फसल ठीक बिकेगी जी। तो वो फसल में जो भी उसमें मजदूर लगेंगे, तो मजदूर को वो ठीक से मजदूरी दे पाएगा, तो मजदूर आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। उसके अलावा जब किसान की स्थिति अच्छी होगी, तो वो अपने बच्चे को साइकिल दिलवाएगा, मोटरसाइकिल दिलवाएगा, घर के लिए सामान लाएगा, उसकी बीवी कुछ खरीदारी करेगी, वो अपने लिए कपड़े खरीदेगा, घर का कंस्ट्रक्शन बढ़िया घर बनवाएगा, तो का जो सीमेंट है, सरिया है, ये बिकेंगे। तो किसान जब 75% आदमी उसकी जो खरीदारी की पावर है वो बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से खरीदारी की पावर बढ़ेगी, तो समाज के जो भी तबका है, छोटा तबका, अब अंबानी अडानी को छोड़ दीजिए, बाकी छोटा व्यापारी है, जैसे विसावर है, सादाबाद है, इसमें छोटा व्यापारी है, वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। और छोटे व्यापारी के साथ साथ जो हमारा जो मजदूर वर्ग का तबका है, जो बहुत गरीब है इस देश में, उनको भी निश्चित रूप से मजदूरी मिलेगी। कृषि पर आधारित मजदूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंदुस्तान के पास। बाकी और जो है साहब, फैक्ट्रियों में इतने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ इतने लोग कर रहे हैं, वहाँ इतने लोग कर रहे हैं, पर क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पर आधारित तो जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो किसान के खेत में गेहूं काटने जाते हैं, किसान के खेत में आलू बीनने जाते हैं, किसान के खेत में आलू खोदने जाते हैं, बहुत सारा एक बहुत बड़ा मास जो है जनता जो है वो कृषि पे आधारित है। अगर किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से समाज का हर तबका मजबूत होगा और समाज में खुशहाली आएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे अभी बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया सादाबाद ब्लॉक और सहपऊ और मुरसान, ये पूरा क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र की जैसे भौगोलिक स्थितियाँ और इस सब को आप कैसे देखते हैं चुनाव के समय में? भौगोलिक स्थितियाँ और राजनीतिक स्थितियाँ, और मेन मेरा पूछने का मतलब ये है कि यदि चुनाव हो तो यहाँ पे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए? देखिए, ऐसा है, 2012 से परसीमन से पहले जी। सादाबाद और सहपऊ तो सादाबाद विधानसभा का परमान पहले से हिस्सा थे। इसमें 12 ग्राम पंचायत बलदेव ब्लॉक की सादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लगती थी। जी। बाद में जो 2012 में परसीमन हुआ तो सादाबाद जो बलदेव ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायत थी उन्हें बलदेव में शामिल कर दिया गया, और हमें मुरसान का आधा सा ब्लॉक सादाबाद में शामिल कर दिया गया। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ की, वैसे सारा ही क्षेत्र पर मेरा ऐसा मानना है, जैसे 2000 में एक बाई इलेक्शन हुआ, यहाँ के जो सिटिंग MLA थे श्री विशंबर सिंह जी, वो एक्सपायर हो गए। तो जब चुनाव हुआ बाई इलेक्शन और लेटू ताऊ यहाँ से चुनाव जीते, तो उस समय पे 365 या 359 बूथ थे, तो वो सिर्फ 150 या 200 बूथों पे एक तरफा जीते। 150 या 200 बूथों पे एक तरफा जीती, और 150 से 200 बूथों पे उनके इतने वोट आए कि वो चुनाव जीत गए। बाकी अब देश में आप जानते हो जातिवाद का जोर है, कुछ सहपऊ में मतलब लोक दल का सादाबाद की अपेक्षाकृत कम वोट है। ये थोड़ा सा
वैसा विषय है। किस पार्टी का ज़्यादा वोट है यदि नहीं, वहाँ सारी पार्टियों का वोट है। अब तो लोकदल का भी वोट है। अब जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है वहाँ पे, तो अब सैपऊ कमजोर नहीं है, सैपऊ बहुत मजबूत है। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन यदि समाजवादी वहाँ जो है ऐसा है, कुछ ग्राम पंचायतें यादव कम्युनिटी की हैं। जी जैसे आपका थरौरा है, सुल्तानपुर है, बुढ़ाइच है, आपका जो है थरौरा, सुल्तानपुर, बुढ़ाइच और नगला सलेम है। समझे, कुछ ग्राम पंचायत जो है आपकी यादव बाउल है, उनमें यादव ही हैं। और बाकी हमारे राजपूत समाज के लोग हैं सैपऊ में ज़्यादा। तीसरे नंबर पे ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग हैं, और आपके बघेल समाज के भी लोग हैं, जाट समाज के भी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे समाजों के लोग होते हुए मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे राया रोड था, आपका बिसावर साइड था, इनमें एक तरफा लोकदल का वोट पड़ता था। अगर 1000 वोट हैं किसी बूथ पे तो 8 से पड़े तो मालूम पड़ी 7 से कुछ लोकदल के निकले। जी तो यहाँ उतने वोट वहाँ नहीं पड़ते थे जो इंटीरियर में सैपऊ के हैं। अब जो मुड़सान आ गया है, मुड़सान भी लोकदल माइंडेड है। जो हमारे जो बूथ आए हैं 1 से 12 के करीब, 1 से 13 या कुछ इस तरह के बूथ हैं, तो 1 से 13 के 13 बूथ जो है लोकदल माइंडेड बूथ हैं। और पिछले चुनाव में भी वहाँ के बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण नेता थे आदरणीय रामवीर उपाध्याय जी। उनके सामने गुड्डू भाई लड़े, तो गुड्डू भाई और उनके वोट बराबर थे, लगभग 100-200 से 500 वोटों का अंतर था। उपाध्याय जी आगे थे। और बाकी जो है सादाबाद का जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा था। सैपऊ में भी कुछ वोटों से उपाध्याय जी जीते थे और मुड़सान में भी साहब उपाध्याय जी जीते थे। बाकी सादाबाद में ब्लॉक में जो है जो राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट थे गुड्डू भाई, वो बहुत वोटों से जीते थे। जी अच्छा, अब मैं ये सारे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका एक बहुत लंबा समय रहा है राजनीति से जुड़ा हुआ। एक मेरा प्रश्न और है कि बूथ, चूँकि आपने बताया बूथ मैनेजमेंट का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे बूथ मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि मैं अभी पूरा करता हूँ, जब चुनाव का समय आता है तो अचानक से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हर बूथ पे मुझे लगता है 2-2, 4-4 लोग बिठाने पड़ते हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट हो सकता है? देखिए, बूथ मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने जो महारत हासिल की है जी, उन्होंने जो आदरणीय अमित शाह जी का वो था कि पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख का मतलब बूथ से भी और नीचे चले गए थे। बूथ तो होता है, बूथ पे एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें लगभग 1011 से 9 से कुछ इस तरह के वोट होते हैं। और उसमें 9000 वोटों में कम से कम 1000 वोटों में कम से कम 4-5 पन्नों की वोटर लिस्ट होगी। उन्होंने एक पन्ने को पन्ना प्रमुख बनाया। उन्होंने एक बूथ पे 5 आदमी या एक बूथ पे 6 आदमी, जितने भी पन्ने थे उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है माइक्रो। तो पन्ना प्रमुख से क्या है कि उन्होंने एक बूथ पे, देखिए बूथ का जो आप पूछ रहे हैं ये चुनाव का बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं, हवाई चुनाव लड़ते हैं। इस हिंदुस्तान में हुआ भी क्या है, जैसे इंदिरा गांधी मरी, 84 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी मरी तो देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। 89 में जनता दल लड़ा तो कांग्रेस के बॉफोर्स के नाम पे कांग्रेस के खिलाफ थे लोग, तो जनता दल बीपी सिंह के बारे में बड़ी हवा थी बीपी सिंह की। और जितने भी बहुत सारे चुनाव जो यहाँ हुए हैं, 77 में चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की हवा थी इमरजेंसी के खिलाफ। तो हवा में लोग चुनाव लड़ते हैं। जो बूथ मैनेजमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये इसका पश्चिम बंगाल का आ रहा है आपका, पश्चिम बंगाल में जो बूथ मैनेजमेंट किया है पिछले 4-5 साल से और 10 साल से वो लग रहे थे, तो पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया है, बूथ को मैनेजमेंट करने का काम किया है। देखिए ऐसा है, आपके बूथ पे 1000 वोट हैं और 1000 वोट में 7 से वोट पड़ते हैं 70%, फॉर एग्जाम्पल। तो 70% अगर वोट पड़ते हैं और उन 70% वोटों में अगर आपका उस गांव में आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपका अगर बूथ मजबूत है, बूथ पे कार्यकर्ता मजबूत है और बूथ के लोग बड़े अग्रेसिव हैं और एक्टिव हैं, तो वो 700 की जगह पे उन वोटों को 750 करवा सकते हैं। जो वोट नहीं डालने आ रहे हैं उनको ला सकते हैं, जो बीमार हैं उनको ला सकते हैं। तो इस तरह के 700 के अगर 750 करेंगे और 50 वोट अगर एक बूथ में बढ़ेंगे तो 400 बूथों पर कितने वोट बढ़ेंगे? 400 बहुत हो गई है ये। इसी तरह जैसे आपका कम है, जैसे कोई ऐसा बूथ है जहाँ पे आपका कोई प्रभाव नहीं है, बहुत मान लो 1000 वोट हैं, 1000 में 8 से वोट पड़े, वहाँ 8 से में से मालूम पड़ी आपके 40 वोट हैं। तो आपका अगर बूथ पे मजबूत कैंडिडेट होगा, बूथ का जो एजेंट है आपका मजबूत होगा, पन्ना प्रमुख मजबूत होगा, तो वो बूथ पे खड़ा रहेगा। तो पहला काम तो वो करेगा कि 40 को 60 कर देगा।
फर्क पड़ता है। अपने 40 जो वोट हैं उनको पूरी तरह से ईमानदारी से डलवाएगा और फिर उनसे और 2-4 लोगों को समझाएगा कि भाई ये पार्टी हमारी मजबूत है, हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है, तो आप जो है पूरे जो 15-20 दिन चुनाव चलेगा, 1 महीने, वो काम करेगा और बताएगा कि हमारी पार्टी की भाई जी नीतियाँ हैं, हमारी पार्टी किसानों की बात करती है और हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है जी। तो वो 40 के 60 कर देगा। और दूसरा जो इस ये ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए, जब जहाँ जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है, जिस पार्टी का ज़्यादा प्रभाव होता है, वहाँ क्या है कि वोट तो 7 से डल रहे हैं, 50-40 वोटर नोट डाल देते हैं इतने लायक। थोड़ा सा कम हो गया है वैसे ही, ये पहले बहुत ज़्यादा था। तो अगर आपका आदमी मजबूत होगा, वो पहचानता होगा हर एक को, तो 40-50 वोटर न डरन देगा। तो आप बूथ मैनेजमेंट, अगर जो लोग बूथ मैनेज चुनाव लड़ते हैं, देखिए वहाँ अगर मेरा और आप जैसे 2 आदमियों के बीच चुनाव हो रहा है, अगर आप जीत रहे हो मुझे 50,000 वोट थे तो बूथ मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर 50,000 जीत रहे हो तो बूथ मैनेजमेंट से मैं 20,000 वोट कम कर लूँगा, 10,000 वोट कम कर लूँगा। अगर नेट टू नेट फाइट है, अगर टक्कर है दोनों कैंडिडेट में, तो चुनाव का मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव मैनेजमेंट भी सारे क्षेत्र के लोगों के कांटेक्ट में जाइए, कैसे कार्यक्रम बनाने हैं, गांवों में कैसे जाना है, कैसे कैसे मीटिंग करनी है, राष्ट्रीय नेताओं की कैसे मीटिंग करानी है, कौन से क्षेत्र में कौन ज़्यादा प्रभावी है, किस तरह की मीटिंग करानी है, सारी चीज़ें चुनाव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार हमने देखा है कि जोर किसी पार्टी का है और जीत दूसरा आदमी जाता है। तो उसने क्या है, जो जीतने वाला था उसने लापरवाही की, उसे लग रहा था कि मैं एक तरफा जीत रहा हूँ, और जो सेकंड पोजीशन पे था उसे लगा कि मेरी पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत मैनेजमेंट अच्छा किया, बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया, तो वो चुनाव जीत गया। बिल्कुल। तो ये जो है ये चुनाव का उसके जो सबसे बड़ा है कैंडिडेट, तो ऐसा है देखिए इतना व्यस्त रहता है उस समय पे, उसे तो यही पता नहीं रहता कि देश में हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो उसके जो पार्टी है, पार्टी के हार्ड वर्कर और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो, और उसके सगे संबंधी जो मित्र हैं उसके या परिवार के लोग हैं, वो लोग इस चुनाव को देखते हैं। किसी भी चुनाव को वो लोग देखते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। तो वो लोग कितने मजबूत हैं, उन्हें क्षेत्र की कितनी नॉलेज है, पार्टी कितना उस कैंडिडेट के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे क्या है कि पार्टी के खिलाफ कभी कभी टिकट दे देते हैं लोग, पार्टी चाहती थी फलाने आदमी को, दे दी फलाने आदमी को। तो चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे फिर महामंत्री हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, वो पार्टी के लोग उसकी को कोऑपरेट नहीं करते हैं। पार्टी जब कोऑपरेट नहीं करती है तो उसकी पोजीशन खराब हो जाती है जी। तो इन परिस्थितियों में देखिए कोई भी चुनाव लड़ने से पहले, इसलिए लोग कहते हैं जो लोग एक्टिव होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो लोगों के प्रति लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को इस तरह के चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। अब हमें इनमें आप किसी गांव में चले जाओ, आप पूछ लो, हमारा ये मोबाइल रखा है, ऐसा कोई गांव नहीं होगा 10-5 लोगों के हमारे पास नंबर फीड ना हो, हम गांव वाइज नंबर फीड करते हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसे हम टेलीफोन करें तो पहले और साहब राम राम साहब, मतलब बात जो है वो हमारे नंबर को जानता होगा, हम उसके नंबर को जानते होंगे। बिल्कुल। तो कहीं कोई इस तरह का नहीं होगा कि साहब जो है आदमी का टच नहीं है। अब बहुत सारे क्या है ऊपर से टिकट दे देते हैं, वैसे टिकट दे देते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। आप मतलब जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया उससे बहुत अच्छा अनुभव है आपको, कितना अंदर तक की आपने चीज़ें बताई, कैसे मैनेजमेंट होता है। इवन ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कैडर किसी कैंडिडेट को चाह रहा है और अगर ऊपर का नेतृत्व उसको ना दे टिकट, तो जो नीचे का कैडर है वो हेल्प ही नहीं करेगा उसकी, और हेल्प नहीं करेगा तो कैसे जीतेगा। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें बताई आपने, तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसको सुनने में। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैनेजमेंट यदि करना है, आपने ये भी कहा कि कैंडिडेट बिजी रहता है, तो क्या क्या तरीके से वो चुनाव को मैनेज कर सकता है? इतनी बड़ी विधानसभा में क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, कैसे कैसे वो कर सकता है? देखिए चुनाव मैनेजमेंट के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। देखिए पहला तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल मैटर है। जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसके पास पैसा होना चाहिए। अच्छा, ये बिना पैसे के कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। एक चीज़ और बता दें चलते चलते, एक विधानसभा के चुनाव में अप्रॉक्स कितना पैसा खर्च हो जाता है? ये भूपेंद्र जी कोई मतलब वो नहीं है। आपने जो है ये तो आपने कहा कि एक शर्ट कितने रुपए की आती है। हाँ सही बात तो है। शर्ट तो 1,100 रुपये की भी आती है और शर्ट 5,000 रुपये की भी आती है। 50,000 ये चुनाव ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देखिए अतीत की बातें हैं, 1957 में या 52 में यहाँ पे एक वो लड़े, वो जो है कौन से बाबा थे वो, उमर असर है पुजारी। तो पुजारी जी टीकाराम पुजारी चुनाव लड़े, तो उनके पास बताते थे झोंपड़ी में रहते थे वो, और झोंपड़ी में रहने के साथ साथ वो जो है उन पर 1 रुपया ना हो वो बजाते थे, कहा बोलते हैं वो।
वो बजाते थे। और उन्होंने चिकाड़ा बजा बजा के बोले कांग्रेस के ये बेईमानों को कैसे मतलब कह के, और उन्होंने अशरफ अली को हरा दिया जो मंत्री था। अशरफ अली। हाँ, तो इस तरह नहीं है, कभी कभी किसी भी चुनाव के, अब लहटू ताऊ था, लहटू ताऊ 2001 में लड़ा, तो लहटू ताऊ के पास बहुत पैसा नहीं था, पार्टी ने लड़ाया, उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो एक्चुअली इन मैनेजमेंटों में देखो इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि जो भी मैनेजमेंट के मैंने बिंदु बताए हैं आपको, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट है, जैसे बूथ पे आपका बस्ता जाएगा, बस्ता में वोटर लिस्ट रहती है, पेन रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बहुत सारी चीज़ें वोटर लिस्ट में रहती है, वो बस्ते में रहती हैं। तो बढ़िया बस्ता आपको आपका सही आदमी पे पहुँचे जो बस्ता को डाल सके। कभी कभी बस्ते गलत लोगों को भी पहुँच जाते हैं, मालूम पड़ी वो आपका आदमी नहीं है, आप सवेरे गए वहाँ बूथ पर चेक करने के लिए, मालूम पड़ी आपका बस्ता ही नहीं पड़ा हुआ है। जब बस्ता ही नहीं पड़ा है तो वोट को डालेगा। तो बस्ता है आपका पूरे जो एक 20 दिन जो चुनाव चलता है, उस चुनाव में ऐसा मैक्सिमम क्षेत्र को आप कवर करने का काम करें, इस तरह के प्रोग्राम लगाएं। एक दिन में 20 गांव, एक दिन में 18 गांव। तो जैसे मान लो आपके जो वोट हैं, वोटों को इस तरीके से डिवाइड करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आप पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपनी बात रख सकें, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु, जैसे यहाँ सादाबाद है, तो सादाबाद में जो भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रभावी लोग हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया था चौधरी चरण सिंह के परिवार का प्रभाव है बहुत ज़्यादा, और लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो उनकी मीटिंगें किस तरीके से होनी चाहिए, और 2 मीटिंग होनी चाहिए कि 1 मीटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हों, उनको गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ों से लैस रखा जाए, और जो है आपका बाकी तो सब चलता ही है कि बढ़िया भाषण दो। बिल्कुल। हाँ, जनता को समझाओ, अपनी बात को, अपनी बात रखो भैया, एक सबको परखा बार बार और हमको परखो एक बार, समझे साहब? क्यों वकील साहब? हाँ, भाई सबको देखा, अब किसी का नाम मत लिखवाओ, सब बहुत पता नहीं कहाँ, हम तो बहुत पीछे थे, वो भी एमएलए हो गए और लोग रह गए। तो भैया सबको देखा, एक बार हमें देख लो, कोई एमएलए घरते तो निकालना नहीं तो क्या हुए? हाँ, बुरे हों तो अगली बात वोट मत देना। हाँ, और बढ़िया काम करें तो फिर जिता मत ही जाइयो। बिल्कुल सही बात। मतलब मौका तो मिलना चाहिए ना एक बार, ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल सही बात। तो आपकी जो नॉलेज है वो एकदम एक्यूरेट है, अगर ये रणनीतियाँ अपना ली जाए। ये ऐसा भूपेंद्र जी प्रैक्टिकल बात है, इसमें नॉलेज वाली कोई बात नहीं है। नॉलेज तो हमने 35 साल इंजीनियरों को पढ़ाया है, 35 साल हम प्रोफेसर थे, इंजीनियरों को पढ़ाते थे हम। तो ऐसा नहीं है कि ये तो अच्छा, पढ़ने में भी थ्रू आउट हम हाई स्कूल, इंटर, इंजीनियरिंग सब में टॉप ही किया है हमने। कभी हम जो है अब LLB करी है हमने, LLB भी फर्स्ट क्लास पास हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पिछले 30 सालों में, 30 साल पहले तो MLA के चुनाव लड़े, उससे और पहले से कोई आदमी आपको सादाबाद का, हो सकता है किसी और विषय पे मेरी बुराई कर दे, पर ये आदमी आपको मेरा लड़ाई वाला भी नहीं कह सकता। गिरिंदर सिंह आता नहीं है, या गिरिंदर सिंह क्षेत्र के लोगों से जुड़ा नहीं है, या क्षेत्र के लोगों के बीच में नहीं रहता है जी। मैं जो है, अब तो मेरा ये बिजनेस का भी काम है, मैं महीने में मथुरा रहता हूँ, और मथुरा यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। तो मैं जो है महीने में 28 दिन का मेरा एवरेज रहता है। मैं सुबह आ जाता हूँ और शाम को लेट आवर्स में जब भी काम खत्म होता है तब मैं जाता हूँ। और 1-2 दिन जब कोई बाई चांस वहाँ कोई काम पड़ गया, कोई रिलेशन है, कोई और बात है, कुछ लोग आ गए, या कोई यहाँ काम नहीं है बिल्कुल भी, तो तब मान लो कोई भी पिछले 30 साल में कोई भी, जिस आदमी ने मुझे शादी का इन्विटेशन दिया, जिस आदमी ने मुझे किसी और चीज़ के लिए बुलाया, कोई आदमी ये नहीं कह सकता गिरिंदर सिंह आया नहीं था। चाहे वो सैपू ब्लॉक का आदमी हो, चाहे सादाबाद ब्लॉक का आदमी हो, चाहे मुड़सान ब्लॉक का आदमी हो, कहीं का आदमी। अभी मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पे 2 पक्ष आए थे, आपने उनका समझौता करवाया। हाँ। तो ऐसे कितने लोग आते रहते हैं एक एवरेज? आजकल एक्चुअली ये वकील साहब भी बता रहे थे, पॉलिटिकल ये कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं, तो आजकल वकीलों के पास पहले क्या है, 3 से 2 हुआ करती थी गाँवों में, 3 से 7 होती थी, आपस में लड़ते थे लोग, बूथों पे लड़ते थे। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मुकदमे मेरे ख्याल से वकीलों के पास आ रहे हैं, वो पति पत्नी के विवाद के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। घरों में जो ये पिछले 20 साल में जो समाज में हमने खोया है, वो हमने एक्चुअली नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिक मूल्य हमारे कमज़ोर हुए हैं जब। और ये कोई वो भी नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ है, एक राइटर थे बड़े, उन्होंने लिखा था कि जब जब आप पश्चाताप संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे, पश्चाताप संस्कृति जैसे गाड़ी घोड़ा और ये सब जिनकी तरफ बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो नैतिक मूल्य हैं वो आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि नैतिक मूल्यों का डायरेक्ट इनसे टकराव है। भाई जब आप चाहेंगे कि मुझे 100 करोड़ रुपया मिले,
चाहे किसी भी क्षेत्र में हूँ, तो 100 करोड़ रुपया आपको ईमानदारी और उससे नहीं कम सकता, वो कई उल्टे सीधे तरीकों से ही कमेगा। तो आपके नैतिक मूल्यों का निश्चित रूप से वास होगा। तो नैतिक मूल्य पिछले 20 साल में मैं समाज में देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, शादियाँ टूट रही हैं, बाप और बेटे के बीच लड़ाई है, भाई भाइयों में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है। तो आप कोई कंबाइंड परिवार, आपने कंबाइंड परिवार, हमारे हिंदुस्तान में कंबाइंड परिवारों का प्रचलन था। एक बाप के 4 बेटे थे, पूरी ज़िंदगी 4 नौकरी करते थे या 2 नौकरी करते थे, तो 2 अपनी तनख्वाह ला के बाप को देते थे और 2 है जो है वो वैसे रहते। अब हम भी कहते कोई सौभाग्यशाली परिवार होगा जो एक आध परिवार इस तरह का होगा जिसमें इस तरह की परिपाटी होगी, नहीं बाकी नौकरी लगते ही वो बापू सुपरवाइजर पहुँच जाए तो बापू विदा कर दें, तो बोले पापा जाओ यहाँ आप कहाँ रहोगे। तो स्थिति समाज की बहुत ख़राब है। पर समाज की स्थिति खराब होते हुए आप सोचो कि तरक्की न करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको दुनिया के कदमों पर चलना पड़ेगा। अब हमसे जो हम जिन देशों की, हमारा विकासशील देश है, हम विकसित देशों की श्रेणी में अगर जाना चाहते हैं तो विकसित देशों की श्रेणी में जाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जो सरकारें हैं, पब्लिक है, सबको मिलजुल के एक जो हमारा वो जो पॉइंट है, जो हमारा एजेंडा है, उसे पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर उन देशों की, अब देखिए आजकल लोग जो है परमाणु संपन्न देश हैं जी। अब आपने ईरान और अमेरिका का युद्ध देखा, तो ईरान और अमेरिका का युद्ध कोई आमने सामने नहीं हुआ कि अमेरिका की सेना ईरान में गई हो या ईरान की सेना अमेरिका में गई हो, कहीं आमने सामने नहीं है। वो वहाँ से मिसाइल फेंक रहा है, वो वहाँ से वो फेंक रहा है, वो वहाँ से वो डाल रहा है। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में आप कमज़ोर हो गए तो दुनिया अगल बगल के जो देश हैं, भारत के तो वैसे भी, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, जितने भी देश हैं सारे सब देश हमारे खिलाफ हैं। तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं और बहादुरी के साथ लड़ सकती हैं और किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है कोई किसी चीज़ में कम है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमें कंटिन्यूएशन में उन देशों के बराबर चलना पड़ेगा और उन देशों के कंपैरिजन में हमें अपनी स्थिति मजबूत रखनी पड़ेगी। अगर मजबूत नहीं रखेंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी स्थिति कमज़ोर है, तो वो हमें जीने नहीं देंगे। नहीं जीने देंगे। हाँ। चाइना तो खैर, हालांकि चाइना पाकिस्तान का तो उदाहरण हम देखते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हमने आज कवर करी आपसे बात करके। तो आपने जैसा सुना अभी, कितना अनुभव, वो कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें आती हैं, तो वही हमने नेताजी को सुनकर के देखा कि एक अनुभव चुनाव लड़ने का हो या सामाजिक रूप से रहने का हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे स्वयं यहाँ पे सुन करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और उम्र का भी है, सीनियर। उपेंद्र जी, मैं आपको एक पॉइंट छूट गया, एक आधी मिनट लूँगा यहाँ पे। जितने भी देखिए ये पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि सामने इसको, जितने भी चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोकदल के, जो भी लोग लड़े, सबके लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर हमने चुनाव लड़वाने का काम किया है। और उसके बाद जो छोटे चुनाव हैं जी, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव हैं, इनमें तो ये मान लीजिए कि पिछले एक आध चुनाव की तो कहता नहीं हूँ, कोई प्रमुख जो हमने जो सहयोग किया या हमने जिसको लड़ाया, वही चुनाव सादाबाद से ब्लॉक प्रमुख का जीता। और जब से हम राजनीति में सक्रिय हुए हैं, जब से 30 साल से एमएलए का चुनाव लड़े हैं, तो इवन उसका परिणाम ये भी हुआ, ये बुरी बात है, कहनी नहीं चाहिए, कि हमारे बिसावर के ही ब्लॉक प्रमुख हुए हैं अभी तक। अभी ये वकील साहब पिछले 1995 से बीडीसी का चुनाव हुआ है। 1995 में बिसावर का जीता, 2001 में बिसावर ग्राम पंचायत का जीता, 2006 में बिसावर ग्राम पंचायत का जीता। बता रहा हूँ मैं, 2010 में एससी सीट हो गई थी, तो हमारा एक मित्र हैं वो जीते, बसपा में थे। और फिर उसके बाद हमारी पत्नी जीती 2016 में, और अब बगल के बहादुर सिंह। तो सारे जो है सादाबाद में जो है, मतलब इस क्षेत्र के लोग ही काफ़ी योगदान हमारा रहा है लड़ाने में, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो। और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हमारे बिसावर में सहकारी संघ है, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, तो सहकारी संघ बहुत बड़ा है, वो 70-72 गाँव आते हैं उस संघ में। तो पिछले 20-30 साल से सहकारी संघ का अध्यक्ष जो भी मतलब पार्टी का निर्देश होता है वही जीत जाता है जी। हाँ। तो मतलब आपने बहुत लंबा समय राजनीति में दिया है अपना, और आज भी आप एक्टिव हैं, तो सही है। ये आज कितना एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी सीखने के लिए। जो भी राजनीति से थोड़ा भी अगर जुड़ाव रखते हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपको सुनकर आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। हाँ, थैंक यू।